अगर हम स्मार्टफोन मार्केट को उसके यूजर टाइप के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी निकल कर आती है। पहला एक नॉर्मल यूजर, जिसको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज बहुत तगड़ी नहीं चाहिए, उसके लिए अगर सारी स्पेसिफिकेशन नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा नीचे भी रहेगी तो भी वो काम चला लेगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी भी फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाएगी लगभग अगर फोन उनका नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रहता है स्पेक्स वाइज और परफॉर्मेंस वाइज। इसके बाद ऐसे यूजर्स आते हैं जो अपने फोन का मैक्सिमम इस्तेमाल सिर्फ मीडिया कंजम्पशन या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं हैवी यूजर्स, और ये कैटेगरी भी अपने आप में बहुत अलग अलग डिफाइंड है। अभी के लिए हम क्या सोचते हैं, हैवी यूजर कौन होगा? जो अपने फोन के अंदर सिर्फ गेमिंग करता है। नहीं, यहाँ पर अगर आप बहुत सारी 4K वीडियोस वगैरह लेते हो, उसको वहीं पर एडिट करते हो, फोटोज लेते हो, उसको फोन के अंदर एडिट करते हो, ये सारा एक हैवी टास्क होता है। अब मैंने आपको मार्केट के अलग अलग नीश से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इस नीश के अंदर भी एक सब नीश निकल कर आता है गेमर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट साइज कितना छोटा है किसी भी गेमिंग डिवाइस के लिए। और आज की वीडियो में हम बेसिकली इसी गेमिंग फोन के पर्टिकुलरली Asus के ROG 6 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर गेमिंग के लिए इसे एक बेस्ट डिवाइस कहा जाता है, लेकिन जब इसकी प्राइस निकल कर आई तब ट्विटर वगैरह पर काफी ट्रोलिंग भी इस फोन को झेलने को मिल रही है। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एट द एंड में कुछ ऐसे रीजंस भी आपको दूंगा कि Asus आज के टाइम में भले ही कितने भी अच्छे फोन आपको क्यों न निकाल कर दे दे, इवन अगर ये फोन भी बहुत अच्छे प्राइस पर लॉन्च हो जाता तब भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप आज के टाइम में Asus का कोई भी फोन लो। तो पहले इस फोन के प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। रीजन नंबर 1, द वाइब। देखो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन हैं। इन नॉर्मल स्मार्टफोन के अंदर से भी अगर आप बहुत सारी चीजें निकाल दोगे ना तो भी वो एक स्मार्टफोन ही रहेगा, लेकिन गेमिंग फोन्स की बात अलग होती है, या मैं कहूँ गेमिंग कम्युनिटी की सोच कंप्लीटली अलग होती है। यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको कोई भी गेम खेलना हो तो उसके लिए मिनिमम कितने रैम की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे 6 GB में अच्छा चलेगा, 4 GB में भी चल जाता है। हाँ, मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 4 GB में आपको अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन आप 3 GB के अंदर भी गेम खेल सकते हो। वो गेम प्लेबल रहेगा, थोड़ी बहुत जिटर रहेंगी लेकिन प्लेबल रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर Asus के ROG 6 Pro के अंदर 18 GB की रैम मिलती है। क्यों? जस्ट टू क्रिएट वाइब, जस्ट टू गिव द सेंस ऑफ सुप्रीमेसी। हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वहां पर साइकोलॉजी हमारी क्या रहती है? जीतने की। जीतने पे हमें फील क्या होता है? सुप्रीमेसी। हम सबसे ऊपर हैं, सबसे विनर हैं। सिमिलरली ये 18 GB का पैक जो है वो सिर्फ यहाँ पर वाइब को क्रिएट करने के लिए करा गया है, ना कि एक्चुअल इसकी कोई फंक्शनैलिटी है। आपको यहाँ पर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि बड़े बड़े मॉनिटर्स के अंदर अभी देखने को नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ये चीज मॉनिटर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा फील होगी, लेकिन एक स्मार्टफोन के अंदर 120 और 165 में ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको अंतर देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पर इसको ट्रोल कर रहे हैं कि बैग के अंदर फालतू की RGB दे दी है, डिस्प्ले दे दिया है, इनका कोई काम नहीं है। डेफिनेटली कोई काम नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर वाइब क्रिएट कर रही हैं। अगर आप इसी चीज को कंप्यूटर गेमिंग के अंदर लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग RGB एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे PCs के अंदर। क्या वहां पर इस तरह के डिस्प्ले वाले कूलर्स की जरूरत है? डेफिनेटली नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर वो चीज दी जाती है। क्यों? जस्ट टू क्रिएट द वाइब ऑफ गेमिंग। सेम चीज यहाँ पर भी करी गई है, और ये सारी चीजें करने के लिए कॉस्ट लगती है। इसी वजह से इस फोन की कॉस्ट जो है वो इतनी ज्यादा रखी गई है। रीजन नंबर 2, कंपटीशन एडवांटेज। अगर हम बात करें आज के टाइम में डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन कौन सी कंपनी बना रही है, यहाँ पर 1-2 ब्रांड्स हैं जो ये स्मार्टफोन बना रहे हैं, लेकिन जो गेमिंग के अंदर Asus का नाम है उसका मैच कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर इस चीज का एडवांटेज Asus उठाता है एज अ मोनोपोली बिजनेस। तो यहाँ पर एक स्मार्टफोन को डिजाइन करते टाइम, उसे मैन्युफैक्चर करते टाइम अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता भी है तो वो लोग यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि यार इस प्राइस को कम कैसे करा जाए। वो कहें प्राइस बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम फोन का प्राइस बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई कंपटीशन ही नहीं है कॉम्पीट करने के लिए। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर ROG 6 के अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वो एक कस्टम मेड डिस्प्ले है। मतलब उस डिस्प्ले के अंदर जो कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट करी गई है वो इस तरीके से करी गई है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज्यादा आ सके। क्यों आ सके? ताकि उसके रिफ्रेश रेट को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। दूसरा, इसी कैपेसिटर्स की मदद से टच सैंपलिंग रेट को भी बढ़ाया जाता है। इस फोन का 720 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो Asus यहाँ पर सैमसंग के पास गया, बोला कि हमें इस तरह की स्पेसिफिकेशन वाली डिस्प्ले चाहिए। अब उस तरह की डिस्प्ले और दूसरा कोई भी ब्रांड यूज नहीं करने वाला, तो इसी वजह से जितना Asus ने कहा है सैमसंग को उतनी ही डिस्प्ले बनानी है, ज्यादा नहीं, कम नहीं। और आप सबको मास प्रोडक्शन का एक बेसिक सा रूल पता होगा कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर ज्यादा होंगे
मास प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, टाइप ऑफ यूजर्स के अंदर जो नीश यूजर्स हैं उसके अंदर भी एक सब नीश आ जाता है गेमिंग का। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स जो डिस्प्ले की इसने मैन्युफैक्चर करवाने के लिए दी होंगी वो काफ़ी कम होंगी। इसी वजह से हर एक डिस्प्ले का जो प्राइस है वो नॉर्मल जो डिस्प्ले अगर वो बनवाते, ज़्यादा डिस्प्ले बनवाते, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा आया होगा। अब बात यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले की नहीं है। बैटरी यहाँ पर दो अलग अलग करके हॉरिजॉन्टली करी गई है, जनरली वर्टिकल स्प्लिट करके रखी जाती है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह के फोन्स की। रीजन नंबर 4, चैलेंजेस। अब यहाँ पर ये एक टिपिकल स्मार्टफोन तो है नहीं, यहाँ पर ये जो वाइब देने के लिए चीज़ें करी जाती हैं उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइजेस भी फोन्स को काफी ज्यादा करना पड़ता है। इसमें आपको ये जो बैक में डिस्प्ले, RGB लाइट्स, कैमरा के अंदर लाइट्स, दो पोर्ट्स वगैरह, यहाँ पर एयर ट्रिगर्स वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से प्रैक्टिकल जो फीचर्स हैं वहां पर कटौती करी जाती है। जैसे कैमरा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही सेंसर के अंदर। हालांकि ROG 6 के अंदर सेंसर को काफी इंप्रूव करा गया है, लेकिन फिर भी साइज जो है वो काफी छोटा है, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट्स के लिए भी साइज रखना है, प्लस जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं उनको भी एडजस्ट करने के लिए साइज रखना है। अगर यहाँ पर इस मॉड्यूल को बहुत ज्यादा बना दिया जाता तो ये जो कूलर है इसको फिट करने में दिक्कत होती। यहाँ पर इस डिस्प्ले की वजह से वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। ओवरऑल ये जो RGB है, अलग अलग कट जो लगे हैं बैक के अंदर, उस कट की वजह से यहाँ पर आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर अंदर बड़ा कूलिंग सिस्टम होने की वजह से आपको इसका साइज जो है वो थोड़ा मोटा देखने को मिलता है बाकी जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं उनके मुकाबले। यहाँ पर एक अच्छी ग्रिप के लिए बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसकी एस्थेटिक में दिक्कत आ जाती है। ये प्रैक्टिकलिटी में बढ़ जाता है, लेकिन एस्थेटिक्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के फोन बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि हम कैसे वाइब को भी मेंटेन रखें, प्रैक्टिकलिटी को भी मेंटेन रखें। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं साल दर साल इंप्रूवमेंट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं चाहेगा कि यार हम जो है प्रैक्टिकलिटी को कम रखें, वाइब को कम रखें, या कुछ भी करके जानबूझ के कटौती करें। यहाँ पर टाइम दिया जाता है, पूरा यहाँ पर R&D चल रही होगी ASUS की तरफ से कि कैसे दोनों चीज को ज्यादा से ज्यादा कोप अप करा जा सके, लेकिन वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अब यहाँ पर वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि काम नहीं हुआ। काम हुआ, उस काम के लिए टाइम लगा, और टाइम इज इक्वल टू मनी। तो भले ही यहाँ पर एक फीचर आ सकता था आपके फोन के अंदर, लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो फेल हो गया, वो फीचर फोन के अंदर नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको डेवलप करने की जो फीस है वो उस फोन के अंदर ऐड जरूर करी जाएगी। हेंस दीज टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फोन्स कॉस्ट मोर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार हमें 90,000 देने की क्या ही जरूरत है। तुम कह रहे हो कि ये सारी प्रैक्टिकलिटी के फीचर नहीं है, वाइब देने के फीचर्स हैं। हमें वाइब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए। हम जो नॉर्मल ASUS 6 आ रहा है 72,000 का, हम वो ले लेते हैं। वो एक अच्छी डील होगी गेमर्स के लिए, उससे अच्छा तो कोई भी दूसरा गेमिंग फोन है नहीं एंड्रॉइड के अंदर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मत लेना। रीजन नंबर 1, कंसिस्टेंसी। हाँ पता है मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी अगर हम इन जनरल देखें तो ASUS कोई स्मार्टफोन बनाने वाला ब्रांड नहीं रह गया है। पहले उसके बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते थे, लेकिन अब ओकेजनली आते हैं। मतलब ASUS की टीम बैठी हुई है, अपना डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार बहुत टाइम हो गया कोई फोन नहीं आया, एक काम करते हैं एक फोन निकाल ही देते हैं। इसीलिए मेनली अभी ASUS का ROG सीरीज ही रह गया है जो उनका फेमस है सबसे, जो साल में एक बार वो लोग लॉन्च कर दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे लोग स्मार्टफोन डिपार्टमेंट में, और ऐसा होने की वजह से उन्होंने एफर्ट्स डालने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर हार्डवेयर का सीन क्या है, वो तो एक बार अच्छी क्वालिटी का बना के दिया जा सकता है, लेकिन एक स्मार्टफोन स्मार्ट अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है, और वहां पर हमें काफी ज्यादा बग्स देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिल रही हैं। फोन में देखता हूँ ऑन करके तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है। 1 महीने के बाद मुझे इश्यूज आना स्टार्ट हुए। सो एक्चुअली इशू ये था कि जो सिम कार्ड है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। ये इसका वर्जन है जिसमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो जब से ये 86 वाला यहाँ पे वर्जन आया है, तो जैसा कि पता ही है मार्केट बहुत ज़्यादा छोटा है। अब फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उनका जो अपडेट देना होता है वहाँ पर टेस्टिंग करी जाती है अच्छी खासी। तो यहाँ पर शायद ASUS ने अपनी टीम, जो सॉफ्टवेयर टीम है, उसको इतना एक्सपेंड नहीं कर रखा। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनी से वहाँ पर 100 लोग हैं टेस्टिंग करने के लिए, यहाँ पर शायद 10 लोग ही होंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अगर 100 लोग ये लोग रखने लगेंगे तो फ़ोन तो ये लोग साल में एक ही निकाल रहे हैं। बिग बहुत ही ज़्यादा कम रहा है, लेकिन साल भर उनको सैलरी तो देनी है ना। और ASUS का स्मार्टफोन मार्केट बहुत ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से शायद उन्होंने टीम भी बहुत कम लोगों की रख रखी है। नंबर 2, डोंट फॉल इन द गेम ट्रैप। देखो अगर आप एक फ़ोन के अंदर सिर्फ उसकी वाइब के लिए, देखो परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी सेम प्राइस में दूसरे फ़ोन्स के अंदर, जिसकी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप इस फ़ोन को क्यों लोगे? क्योंकि आपको वो वाइब चाहिए, वो थ्रिल चाहिए। अगर आप मानते हो कि आप उस थ्रिल के लिए 90,000 रुपये दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप गलत सोच रहे हो। आपको एक ट्रैप में फंसाया गया है।
स्मार्टफोन गेमिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप खुद को एक गेमर मानते हो, ऐसा गेमर जो एक फोन के अंदर 90,000 रुपए सिर्फ वाइब के लिए दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है। आप उस 90,000 के अंदर एक पीसी बिल्ड करो और उसके अंदर गेमिंग करना शुरू करो, तब आप एक रियल गेमर कहलाओगे। पबजी खेलने को गेमिंग नहीं कहते। रीजन नंबर 3, रीसेल। अगर मैं अपने इस iPhone 12 Pro को, जिसे अभी कुछ ही महीने में 2 साल होने वाले हैं कंप्लीट, इसे मैं अगर सेल करने जाऊं तो 60,000 मुझे आज अभी के अभी मिल जाएगा कहीं भी। लेकिन वहीं पर अगर हम पिछले रोग फोन्स की बात करें, Asus फोन्स की बात करें, उनका हाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सबको पता है यार, एंड्रॉइड की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। मेरे पास ये फोन है, 3 महीने पहले 24,000 रुपए का लिया था, आज इसे 16,000 रुपए में भी खरीदने को कोई तैयार नहीं है। मतलब सिर्फ 3 महीने में कोई 70% वैल्यू भी इसकी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो और अगले साल फिर आपको एक नई वाइब के लिए, क्योंकि इन फोन्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहेगा, अगर आप आज वाइब के लिए खर्च कर रहे हो, कल भी खर्च करने का आपका पूरा मन करेगा। लेकिन वहां पर आप इस फोन को अगर निकालना चाहोगे तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, आपको बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। रीजन नंबर 4, सर्विस। पहली बात, यहाँ पर सर्विस सेंटर्स के नंबर्स काफी कम रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ फोन्स काफी कम बिकते हैं, काफी कम मार्केट में आते हैं। अब आप कहोगे कि यार Asus के जो लैपटॉप वगैरह का वो है, वहां पर ही फोन को वो कर सकते हैं। नहीं, सारी जगह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक स्मार्टफोन जब आप सबमिट करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ले लिया, वहां पे लिख लिया और इस तरह से काम करता है। नहीं, पूरा एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। वहां पर एक अलग टीम रखी जाती है हर सर्विस सेंटर में, सिर्फ स्मार्टफोन के लिए। तो इसी वजह से नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स कम है। दूसरी बात, मैं सर्विस की क्वालिटी की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर सर्विस के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लो कि आपका मदरबोर्ड उड़ गया। अब यहाँ पर जैसे ROG 5 सीरीज के अंदर प्रॉब्लम आई थी, अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स आई तो Asus ने बहुत ज्यादा मदरबोर्ड्स बैकअप में नहीं रखे होंगे। जो मदरबोर्ड बैकअप में रखे होंगे वो मान लो यूज हो गए, अब आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका फोन खराब हो गया किसी वजह से, आप सर्विस सेंटर गए, आपको बोला जाएगा कि 1 से 2 हफ्ते आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Asus को स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा मदरबोर्ड बनवाने के लिए। जब वो आएगा तब आपको वो रिप्लेस करके दिया जाएगा। और अगर वो आउट ऑफ वारंटी हुआ तो क्योंकि ये सारे स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, इस वजह से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के दाम और भी ज्यादा रहेंगे। आपको अगर कुछ भी चेंज करवाना होगा तो उसका रिपेयर कॉस्ट काफी ज्यादा देना पड़ेगा। और कई केसेस में लोग बाहर ही अपने फोन को ठीक करवा सकते हैं। इस तरह के फोनों को बाहर ठीक नहीं करवाया जा सकता। क्यों? आप बैक में देख ही सकते हो, ये एक नॉर्मल फोन नहीं है। इस तरह के फोन्स को खोलने के लिए एक अलग तरीके की स्किल की जरूरत पड़ती है, जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स में ये बताना चाह रहा था कि कितना भी अच्छा फोन Asus आपको आज के टाइम में क्यों ना दे दे, आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपको गेमिंग ही करनी है विदाउट वाइब, अच्छी गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर आपको गेम खेलने का शौक है, तो वहां पर आप iPad ले सकते हो, iPhones ले सकते हो। वो प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन करता है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। दूसरी बात, अगर आपको एंड्रॉइड ही लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप iQOO की तरफ जा सकते हो। वो आपको गेमिंग में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और क्योंकि Vivo एक स्मार्टफोन ब्रांड है, इस वजह से जो प्रॉब्लम आपको Asus के अंदर देखने को मिलेगी उतनी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो बस मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स एक वैलिड रीजन क्रिएट कर रहे होंगे कि क्यों आपको आज के टाइम में Asus का फोन नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।